नमस्ते दोस्तों, ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अभी हम लोग का कल फाइनलाइज हुआ है हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम क्या था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब हम लोग का आज से स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर। मैंने क्यों स्टार्ट किया ऑन द स्पॉट न्यू चैप्टर, जैसे मुझे याद है हम तुम लोग को 2 से 3 दिन का गैप दिए थे चैप्टर 2 ख़त्म होने के बाद लास्ट टाइम, है ना, कि तुम लोग आराम से 2-3 दिन में खुद को संभाल पाओ, रिवाइज कर पाओ चैप्टर 2 को, और अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ढंग से प्रिपेयर कर सको, ताकि नया चैप्टर से शुरू जब हो तो वहाँ पे एक कंफर्टेबल तरीके से प्रैक्टिस रहे तुम्हारा। इस बार मैंने इसलिए जानबूझ के तुम्हें गैप नहीं दिया, बिकॉज कल ख़त्म हुआ चैप्टर 3, आज 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सिर्फ एक रीज़न है, जो मैंने कल भी कहा था अपने क्लास के लास्ट वीडियो में, लास्ट पार्ट में, दैट एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में फ़र्क है सिर्फ सिचुएशन का। बाकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तुम पढ़े हो एडमिशन में 70 to 80% कॉन्सेप्ट एंड कह सकते हो कैलकुलेशन तक भी यहाँ पे सेम होने वाला है। तो जब हम लोग का फ्लो बना है एडमिशन को ढंग से पढ़ते वक्त उस चैप्टर का, तो क्यों ना उस फ्लो को यूज़ किया जाए अपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए। और एक बात, हम तुमसे भले ही बार बार कह रहे हैं कि हमारा इस चैप्टर में बहुत सा कंटेंट रिपीट होने वाला है एज कम्पेयर टू एडमिशन, स्टिल जिस इंटेंसिटी से, जिस प्रॉपर वैरायटीज़ को कवर करते हुए हमने पढ़ा था एडमिशन चैप्टर को, ठीक उसी तरह से इसको भी पढ़ा जाएगा। और इस बार हम इस चैप्टर के बेस पे बहुत टाइम नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि पता है इस चैप्टर को हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बहुत हद तक सेम एडमिशन से, बस एक फ़र्क है उनके नाम में। वहाँ पे क्या लिखा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, विच मीन्स कि एक फर्म पहले से मौजूद है, उसमें मान लेते हैं ऑलरेडी 3 पार्टनर्स पहले से हैं ABC। अब उसमें एक न्यू पार्टनर आ रहा है एज अ D नाम से मान लो फॉर एग्जांपल, और उसके आने के बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे थे या फिर जो भी उसके सीरीज ऑफ चेंजेस देखने को मिल रहे थे कि वो आएगा तो वो गुडविल लाएगा, जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते थे, कैपिटल लाएगा, है ना। फिर उसके पैसे और गुडविल लाते वक्त ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, तुरंत जो भी उनके अपने पहले से अपीयर्ड तौर पे रिजर्व सरप्लसेस थे वो आपस में बांट लेते हैं। ये कुछ वैसे ही है कि एक न्यू पार्टनर आ रहा है तो इट्स बेटर सारे रिजर्व्स को आपस में बांट ले, ताकि कोई रिजर्व छूटा ना रहे, ताकि जब वो न्यू पार्टनर आए तो उसके लिए सब कुछ नया ना लगे। सारे एसेट्स को, सारे लायबिलिटीज़ को रीअपडेट कर दिया जाए उनके वैल्यूज़ के थ्रू, और जब रीअपडेट करेंगे, रिवोल्यूशन में, तो जो भी उसका नेट इफेक्ट होगा, जिसको हम प्रॉफिट लॉस बोलते हैं, वो भी ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। ये सारे जो इफेक्ट्स थे वहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ वही फिर आने वाला है। बस इतनी सी बात है, वहाँ पे एक न्यू पार्टनर आ रहा था इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म टू बी अ न्यू पार्टनर, एक पार्टनर एक्स्ट्रा आ रहा है। इसमें ये होता है कि एक ऑलरेडी पार्टनर जो पहले से है वो फर्म को छोड़ कर जा रहा है, मतलब यहाँ पे न्यू नहीं आता, इनफैक्ट जो पहले से पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक या 2, बट मोस्टली एक ही कहेगा, वो फर्म को छोड़ के जा रहा है। हाँ, बस यहाँ कंडीशन क्या है, या तो वो अपने खुद के विलिंगनेस छोड़ेगा, अपने स्वेच्छा छोड़ेगा, दैट इज रिटायरमेंट, कि उसने एक डेट सेलेक्ट कर लिया कि ये नया साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, हम आज फॉर्म को छोड़ रहे हैं, तो उसने डेट पहले से फिक्सन करके अपने स्वेच्छा से गया और जीवित गया, मतलब लिविंग तौर पे गया, मतलब जिंदा है वो, चला गया। बस फॉर्म को उसने अपने प्रॉपर कह सकते हो सेल्फ डेलिबरेटली उसने फॉर्म को क्विट किया। बट एट द सेम टाइम डेथ वाली भी पॉसिबिलिटीज़ है, जहाँ उसका मन तो नहीं था, बट बिकॉज ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लाइक कहीं एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, कोई बीमारी पकड़ लिया था, उसमें खुद को रिकवर नहीं कर पाया, डेथ हो गया अस्पताल में, तो कुछ भी हो सकता है। दोनों में ही जा रहा है, बस जाने का तरीका अलग है। एक में तो वो जा रहा है अपने सेल्फ चॉइस से, एक में जा रहा है वो अनसर्टेन सिचुएशंस के वजह से या अनफेवरेबल सिचुएशन वजह से। दोनों ही केस में ट्रीटमेंट सेम होता है, बस हाँ डेथ वाले में कुछ 2-3 एक्स्ट्रा भी जुड़ेगा। यहाँ तो भाई उसने अपना डेट डिसाइड किया है कि हम कब छोड़ेंगे, तो जिस दिन वो छोड़ने का सोचता है तो वो अपना सब कुछ हिसाब किताब बना के जाता है। यहाँ तो एट रैंडम जा रहा है बिना किसी प्लान्ड मोटिव के, तो एट दैट टाइम कुछ स्पेशल 2-3 ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा होते हैं वहाँ डेथ वाले केस में, जो यहाँ पढ़ोगे वहाँ भी रहेगा, बस 1-2 एक्स्ट्रा रहेगा। एग्जाम्पल दें भाई, इमेजिन करो कि अभी वो चला गया अचानक से, फॉर्म शुरू होने के, अकाउंटिंग ईयर शुरू होने के 3 महीने बाद चला गया। अगर और डेट प्रिसाइज कर दें तो मान लेते हैं 25 जुलाई को चला गया,
अब 25 जुलाई तक उसने काम तो किया था, लेकिन 1 अप्रैल से 25 जुलाई तक जो प्रॉफिट का उसका अमाउंट बन रहा था उतने समय तक का, वो तो उसको मिलना चाहिए ना कम से कम, जितना उसने काम किया। ये कुछ वैसे ही है कि मान लो कि एक टीचर है, उसने इन बिटवीन स्कूल छोड़ दिया, मंथ के एकदम बिटवीन में अचानक से, तो क्या उसको पैसा नहीं मिलेगा उसकी सैलरी का? मिलेगा। डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके जितने उस दिन काम किया, 12 दिन 10 दिन जो भी, उसको उतना पैसा मिलेगा फिर। तो ये भी नौबत आता है, बट वो हम लोग जो वहाँ पहुँचेंगे तब देखा जाएगा। आई बिलीव 60 क्वेश्चन के आसपास जब पहुँचेंगे, 60 क्वेश्चन, तब डेथ वाला पार्ट आएगा। रिटायरमेंट पढ़ लिए तो डेथ क्लोज टू 95% सेम है, क्लोज टू 95%। तुम्हें इस पे एफर्ट लगाना है सिर्फ। और रिटायरमेंट भी अगर चाहते हो सीख जाना जल्दी से, तो एडमिशन के कॉन्सेप्ट को मत भूलना। अब आ जाओ, वहाँ मैंने कुछ बातें लिख के रखा है पहले से ही कि रिटायरमेंट में क्या होने वाला है। देखो, पहली बात इस चैप्टर में खास क्या है, अब इसमें कोई न्यू पार्टनर तो नहीं आ रहा है, सिर्फ एक एग्जिस्टिंग जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें से कोई एक फर्म को छोड़ के जा रहा है। और जब भी वो जाएगा तो उसको फर्म से क्या क्या उम्मीद है मिलने का, मैंने लिख के रखा है। पहला, वो जितना भी फर्म का गुडविल है वैल्यूड वाला, उसमें वो अपना हिस्सा मांगेगा। क्यों? क्योंकि याद करो, जब एडमिशन में वो आ रहा था तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला के दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो फर्म के साथ फर्म से जुड़ना चाह रहा था। तो एट द सेम टाइम वो फर्म से जुड़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम के तौर पे पैसा दे रहा था, एक्स्ट्रा, जिसे तुम गुडविल कहते हो। तो आते वक्त पैसा देना पड़ता है गुडविल का, तो जब जाते वक्त वो पैसा लेके भी जाएगा, क्योंकि उसको पता है उस रिटायर्ड पार्टनर को, तो उसके जाने के बाद उसके हिस्से का बेनिफिट अब कौन पाएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। भाई अगर 3 पार्टनर्स थे ABC, C छोड़ के चला गया और फर्म चल रहा था 10 सालों से, उसका अच्छा खासा गुडविल बन चुका मार्केट के अंदर, तो C के जाने के बाद जो भी बेनिफिट फर्म को मिलता है एक्स्ट्रा, जिसे तुम गुडविल कहते हो, वो गुडविल अब A और B एक्वायर करेंगे ऑलवेज, हर साल। तो कम से कम C ये तो चाहेगा ना, C कि जितने साल तक वो उनको फायदा मिलेगा C के ना होने के बाद भी C के नाम का, वो उतने हिस्से का गुडविल उनसे मांगेगा। किनसे? रिमेनिंग पार्टनर से। तो उसका अमाउंट वो मांगता है, जितना भी आएगा उतना मांगेगा, ज़्यादा नहीं मांगेगा। अगर फर्म का वैल्यूएशन गुडविल का 1 लाख है, फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन 1 लाख है मान लो, और वो उसका शेयर था 1/5, तो कंप्लीट वो 1 लाख नहीं मांगेगा, उसके हिस्से का 1/5 कितना आएगा? 20,000, वो सिर्फ 20,000 मांगेगा। दूसरा, जो भी बैलेंस शीट में अपीयर्ड है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, या जो भी प्रॉफिट लॉस अपीयर होते हैं लायबिलिटी एंड एसेट साइड में, जो हमने चैप्टर 2 में 3 में दोनों जगह पढ़ा हुआ है, वही वो मांगेगा। उसको वो भी चाहिए, क्योंकि उस शेयर्स में रिजर्व उसका भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से पार्टनर, तो न्यू पार्टनर नहीं है, तो वो भी मांगेगा। वो कैसे मांगेगा? सिंपल, वही तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन ऑल ऑफ देम, तो उस ऑल में वो भी आ जाएगा रिटायर्ड वाला। एंड लास्ट वन, जो भी लायबिलिटी और एसेट्स फर्म के अंदर मौजूद है, जो भी उसके मॉडिफिकेशन के बाद उसका जो नेट इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस जो भी रिवैल्यूएशन का, वो उसमें भी हिस्सा मांगता है, जो तुम नॉर्मली करते भी थे सॉल्व। ये 3 के अलावा बाकी जो उसका कैपिटल अमाउंट है वो तो लेगा ही। तो मतलब एट द एंड वो अपना कैपिटल मांगेगा, रिजर्व सरप्लस का प्रॉफिट लॉस मांगेगा, एंड एसेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मांगेगा, एंड फर्म के गुडविल में उसका जितना हिस्सा है वैल्यूड वाले में वो मांगेगा। ये सब मांगने के बाद चला जाएगा। अगर खुद जा रहा है तो ठीक, अगर डेथ हुआ तो उसका जो नॉमिनी है, एग्जीक्यूटर, या जो उसके बिहाफ पे फर्म में आया पैसा क्लेम करने के लिए कि भाई मेरा ये पर्सन का डेथ हो गया, मुझे चाहिए पैसा उसके हिस्से का, तो वही मतलब उसको मिलेगा फिर। अब अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है तो एट दैट सेम टाइम तुम्हें इन सब पे काम करना है, जितना मैंने लिखा हुआ है। काउंट कर लो, आई थिंक कितना लिखा मैंने टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स। जब भी फर्म रिटायर होता है, एक पार्टनर रिटायर होता है, उस मोमेंट पे तुम्हें इन सब पे काम करना होता है। हम लोग आज इस पे काम करने वाले हैं, इन 2 पे सिर्फ इस वीडियो में, और जब कल मिलेंगे चीज़ों को और आगे ले चलेंगे। ये पता है क्या है कि जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है तुम्हें ये सब को सीखना पड़ता है इंडिविजुअली। अभी हम लोग कल एक नुमेरिकल लगा रहे थे ना 2026 के PYQ का, जहाँ तुम देखे भी होगे कि जिन टॉपिक्स को हमने शुरुआत से एडमिशन में इंडिविजुअली पढ़ा था, वहाँ पे वो मिक्सअप होकर एक सिंगल को समझा दिया था पॉइंट वाइज, है ना। यहाँ वही है, जब तुम इन सब पे काम कर लोगे तो उसी प्रकार का सवाल अगर इस चैप्टर से भी देगा तो फेस कर लोगे।
जहां पे तुम्हें कहां पे काम करना है, हाउ टू गेट न्यू रेशियो। अगेन वहां एक न्यू पार्टनर आ रहा था तो वहां तुमने सीखा था हाउ टू गेट न्यू रेशियो। यहाँ एक पार्टनर जा रहा है तो उसके जाने के बाद अब जो रह गए रिमेनिंग पार्टनर्स उनका एनआर निकालना सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक टर्म आ गया, क्या लिखा पढ़ो, वहां पे क्या वर्ड था, ये बदल क्यों गया, क्योंकि न्यू पार्टनर जब आता है तो ओल्ड वालों को अपना शेयर देना पड़ता है उस न्यू पार्टनर के लिए, तो वो सेक्रीफाइस करते हैं ओल्ड वाले फॉर द न्यू वन। यहाँ पे तो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है अपना शेयर, वो जा रहा है तो शेयर छोड़ के जा रहा है, मतलब उसका अगर 1/5 शेयर रहा होगा फर्म के अंदर उस ओल्ड रेशियो में, तो वो छोड़ के जा रहा है, तो उसको शेयर कौन लेगा, फिर एक्वायर कौन करेगा, ओल्ड वाले। और एक्वायर का मतलब क्या होता है, दे विल टेक द शेयर ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर। इसका मतलब इस बार ओल्ड वाले सॉरी रिमेनिंग वाले क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को, वो कुछ दे नहीं रहे हैं, उल्टा जो रिटायर करके जा रहा है उसके शेयर को वो अपने में मर्ज कर लेंगे। कैसे हम लोग आगे सीखेंगे लोग, तो यहाँ पे तुमको गेनिंग पे काम करना है। और गेनिंग और सेक्रीफाइस दोनों सेम चीज़ है, सिर्फ फर्क है अप्रोच का एंड फॉर्मूले का, बाकी सब एज इट इज है। तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहाँ पे भी है, यहाँ भी एंट्री बनेगा, यहाँ भी वही अप्रोच है, गेनिंग डेबिटेड टू सेक्रीफाइस। और एक बात ये ध्यान देना इसमें कि इसमें भी जो तुमने वहाँ सीखा था चैप्टर 2 में, हाउ टू गेट गुडविल अमाउंट ऑफ द फर्म वैल्यूड वाला बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वो यहाँ पे डिट्टो सेम है। अच्छी बात ये रहेगा अगर हमको बना बनाया फर्म का दिया रहेगा, फर्म का वैल्यूड वाला गुडविल अमाउंट, अच्छी बात है, तुम सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दो उस रिटायर्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से, हमारा काम हो जाएगा। ये भी हमारा एक पोर्शन है, बट टू बी फेयर इनफ ये रिपीट होगा, जो हमने वहाँ पीछे सीखा था वो यहाँ पे भी आने वाला है। हाँ बस एंट्री जब बनाओगे तो वहाँ तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फिर एसेट्स लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन 100% सेम है, जो पीछे सीखे हो चैप्टर 3 में भी और चैप्टर, हम लोग तो इसका अब एंट्री सीख चुके हैं, हाउ टू मेक जनरल एंट्री, एंड उसका लेजर तो बहुत बार सीखे हैं कि अगर एसेट्स घटा लायबिलिटीज बढ़ा विच रिप्रेजेंट एक्सपेंस, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा ये, डेबिट में, इसका रिवर्स क्रेडिट में। रिजर्व सरप्लस अपीयर्ड का अगर दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर तो उसे कैसे बांटते हैं, जो लायबिलिटी का होता है वो पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाता है उनको क्रेडिट करके, है ना, और जो दिया होता है एसेट्स में वो उनसे मांगते हैं उनको डेबिट करके, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी रहेगा। फिर पेमेंट, ये हाँ, जो भी रिटायर्ड पार्टनर जा रहा है, देखो पार्टनर्स कैपिटल को वाइंड अप करने से पहले हमें सबसे पहले उस रिटायर्ड पार्टनर का ही पूरा मैनेजमेंट करना होता है कि उसको दे के पहले साइड करो। साइड कैसे करो, या तो उसको पे कर देंगे, इफ इंस्टेंट पेमेंट के लिए उस समय नहीं कह रहा है तब क्या करेंगे, तो पेमेंट नहीं करेंगे, उसके उतने अमाउंट से टू कैश पेमेंट लिखने के बजाय वहाँ पे हम लिख देंगे टू जो भी उसका नाम है लोन अकाउंट, मतलब पेमेंट अगर नहीं करोगे तो उसके लोन अकाउंट को ओपन करोगे। और ये भी होता है बहुत बार कि एग्जाम में लोन अकाउंट तुम्हें बनाया दिया रहेगा कि कितना पेमेंट करना था, फिर क्वेश्चन में लिख कर आएगा कि लोन अकाउंट का लेजर बनाओ और उसके लोन का पेमेंट दिखाओ। अगर हिंट दे क्या बोलना चाह रहे हैं हम, तुम्हें याद है डेप्रिसिएशन क्लास 11th में कि एक मशीन मान लो दिया है 1 लाख का, तो अगले 4 साल के बाद उसका जो वैल्यू है बिकॉज डेप्रिसिएशन जब घटता रहेगा तो कितना हो जाएगा 4 साल के बाद, डिक्रीज होते होते, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन इट। सॉल्व करते थे 4 साल का 4 बार करते थे, सेम अप्रोच यहाँ भी अभी आगे आएगा। तो या तो पेमेंट करोगे इंस्टेंट, टू कैश दे काम खत्म, या फिर उसके उस पेमेंट अमाउंट को कन्वर्ट करोगे, ट्रांसफर करोगे लोन अकाउंट में, एंड देन आफ्टर उस लोन का भी पेमेंट दिखाते हो सेपरेट लेजर बना के, वो जो वहाँ पहुँचेंगे वहाँ बताएंगे हम। एंड लास्ट क्या लिखा है, वही बात है, अगर एक पार्टनर जा चुका है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स बचे, बहुत बार वो पता है क्या करते हैं, वो अपने उस अनइवन जो और टाइप का कैपिटल बैलेंस आता है उसके चले जाने के बाद, न्यू पार्टनर रिटायर पार्टनर जाने के बाद, वो लोग क्या करते हैं, या तो उस कैपिटल को रखते हैं एज इट इज जो आ गया रैंडम, या फिर उसको वो लोग रीएडजस्ट करते हैं मोस्टली इन अ स्पेसिफिक रेशियो या इन द न्यू रेशियो। वो भी जब वहाँ पहुँचेंगे वहाँ बताएंगे। जब तुम लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे ना, तब उसके बाद तुम्हारा सवाल बनेगा फुल फ्लैश्ड एग्जाम वाला 6 मार्क्स वाला जो बोर्ड में आता है। बट हम लोग को अभी इन सब पे काम करना होगा, टुकड़ों में ब्रेक करके एक एक करके। और शुरुआत भी करते किससे हम लोग, हाउ टू गेट न्यू रेशियो इन केस ऑफ रिटायरमेंट। अब
तुमने वहां पे 4 केस पढ़ा था इन केस ऑफ एडमिशन, कि अगर एक पार्टनर आ रहा है बिना इंफॉर्मेशन के तो कैसे उसका न्यू रेशो निकालते हो एंड कैसे निकालते हो एसआर। एक पार्टनर आ रहा है एक्वायरिंग इक्वली कंडीशन दे करके, तो वहां तुमने एनआर निकालना सीखा था, जो हमने भी कल भी लगाए थे, उस पेपर में आया था पीवाईक्यू में। फिर वो एक स्पेसिफिक रेशो में एक्वायर कर रहा है या सरेंडर कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स उस न्यू वाले के लिए अपने अपने शेयर को, तो 3-4 पॉसिबिलिटीज थे एडमिशन वाले में। यहाँ पे उतना पॉसिबिलिटी नहीं है, वो सिंपल पॉसिबिलिटीज है, और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको तुम्हें रटना भी नहीं है, लॉजिकली सोचना है। पहले सवाल पे आ जाओ, या नहीं ठीक है सवाल पे आ जाओ। ये देखो मैंने एक सवाल लिखा है तुम्हारे बुक का ही है, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। मेरा हर एक सवाल किस बुक से बताओ, वो भी कौन सा एडिशन, मतलब जो लेटेस्ट बुक हमारे पास है डीके गोयल का, हम वहां से क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं। तो जो सीक्वेंसिंग है क्वेश्चन नंबर, मतलब उसको मैच करना एज पर बुक के अकॉर्डिंग। तो मैंने पिकअप किया पहले आसान, और देखो आज पहला क्लास है, पहला सवाल है और पहला मतलब वीडियो नंबर भी है। हो सकता है अभी तुमको थोड़ा समय लगे इस चैप्टर के साथ फ्लो बनने में, लेकिन आज तारीख है 15 जुलाई ना, अप्रॉक्सीमेट 15 दिन के बाद 30 जुलाई आते आते हम लोग इस चैप्टर को मोर देन 80% खत्म कर चुके होंगे, इंक्लूडिंग डेथ वाला पार्ट भी। और उस समय तक जब पहुंचेंगे, जो हम लोग आज अपने फर्स्ट लेक्चर में ये सब बात कर रहे हैं पॉइंट वाइज कि इतना पढ़ना है, उस समय तक आते आते हम इतना पढ़ चुके होंगे। बस तुम्हारा काम क्या है, हर एक पॉइंट को बहुत ढंग से समझना। हम लोग एकदम स्टार्ट ही कर रहे हैं बेसिक से डाउन टू अर्थ से, पहले सवाल से। तो अब ये तो मत कहना है सर अभी भी हम लोग को चीज़ें दिक्कत कर रहा है, डाउट में है, सवाल समझ नहीं आ रहा। और अभी मुझसे अभी तुम लोग के आने के पहले ये पूछ रहा था श्रेयस कि अगर मान लेते हैं हम लोग का ढंग से प्रिपेयर हो गया रिटायरमेंट और डेथ, तो क्या इसका जो रिवर्स चैप्टर है पीछे वाला एडमिशन वो तैयार हो जाएगा? क्योंकि हमने क्या बोलते हैं कि अगर एडमिशन प्रिपेयर्ड है तो मुश्किल नहीं हो क्या सीखने में, रिटायरमेंट डेथ। तो इसका रिवर्स बात भी है, किसी बच्चे का किसी वजह से एडमिशन ढंग से प्रिपेयर नहीं हुआ, वो अभी भी भूल गया कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे रिजर्व सरप्लस को बांटते हैं, कैसे रिवैल्यूएशन बनाते हैं, वो भूल गया, ढंग से नहीं पढ़ा एडमिशन टाइम पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी तुमको हम कोई जल्दीबाजी नहीं पढ़ाएंगे, हाँ तुम पहले से पढ़े तो यहाँ स्पीड लेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग उसी इंटेंसिटी से पढ़ेंगे प्रॉपरली। तो अगर यहाँ जब दोबारा सीखोगे सेम चीज़ों को दोबारा से, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, क्यों मैंने कहा लास्ट मौका है, आखिरी चांस है, क्योंकि चैप्टर 4 के बाद जो चैप्टर 5 है जिसका नाम क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें ये सारे अप्रोच नहीं है डायरेक्टली, 1-2 होंगे बट ज़्यादा नहीं है। जो चैप्टर जोड़ा हुआ था वो था 2, 3, 4, और तुम लोग 2, 3 पढ़ चुके हो, एक हद तक मैक्सिमम पढ़े हो, तो तुमको मेरी बात का बिलीफ होगा हाँ सर 2 और 3 बहुत जुड़ा हुआ था। तुम देखो गुडविल का ट्रीटमेंट तुम कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, रिवर्सन कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, रिजर्व सरप्लस वहाँ से पढ़ के आ रहे हो, बस 1-2 नया जुड़ा हुआ है, वही एनआर निकालना, जीआर निकालना, वहाँ पे एनआर एसआर निकालना, बाकी ट्रीटमेंट करना कैसे उसको वाइंड अप करते हैं, बाकी तुम लोग रिपीट रहे ना। बट जब डिसोल्यूशन पहुंचोगे वो एक नया चैप्टर है, एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक फर्म डिसॉल्व करना है, मतलब वहाँ पे कोई न्यू पार्टनर आ नहीं रहा, ना कोई ओल्ड पार्टनर जा रहा है, टोटल फर्म को ही बंद करना है, डिसॉल्व करना है, वाइंड अप करना है। तो वो एक अलग अप्रोच कॉन्सेप्ट है, उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 का उतना कोई रेलिवेंट मतलब बेस नहीं रहने वाला। तो अगर तुम्हारे पास आखिरी मौका है इस चैप्टर 4 को पढ़ते वक्त ढंग से कॉन्सेप्ट को दोबारा समझने का, समझ लो, ये हेल्प तुम्हें करेगा वापस से रिवाइज कराने में 3 और 2 को जब खुद से पढ़ने बैठोगे। तो अब आ जाओ टॉपिक पे। देखो मैंने एकदम सिंपल सवाल लिया है, इस टाइप का सवाल तुमको यहाँ हेल्प करेगा, जब यहाँ तक पहुँचोगे ना बिग क्वेश्चन तक, वहाँ हेल्प करता है। कैसे कि उसमें तुम्हें बेसिकली जो बड़ा सवाल होता है तुम्हें कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा कि हाँ तुम एनआर और जीआर निकालने में परेशान हो गए, इतना वहाँ पे हार्ड नहीं है, वहाँ पे यही वाला केस दे देगा उस बड़े सवाल में कि कम से कम एक बच्चा कुछ सेकंड्स के अंदर एटलीस्ट एनआर जीआर तो निकाल ले इन केस ऑफ एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। तो सवाल पढ़ो क्या लिखा है, 3 पार्टनर्स एबीसी, रेशो दिया है 654 जो कि उनका ओल्ड रेशो है। 3 केसेस दिया है, पहला केस क्या कह रहा है 20, अभी सेकंड थर्ड छोड़ दो, पहले एक पे टिके रहो। पहला क्या बोल रहा है ए रिटायर, और कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है कि वो ए रिटायर किन शर्तों पे हो रहा है। ऊपर पढ़ो मैं क्या लिखा है, केस 1, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द रिटायरिंग पार्टनरशिप
रिटायर्ड पार्टनर जो हो रहा है उसके शेयर को लेके कुछ भी नहीं कह रहा कि उसका शेयर कैसे रिमेनिंग पार्टनर्स अपने में एक्वायर करेंगे, कुछ नहीं कह रहा है, बस वो जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड रेशो था ऑफ ए बी एंड सी कितना था 6, 5 एंड 4। ये जो ए है जिसका से यहाँ पे शेयर कितना दिख रहा है मुझे 6/15। अब ए जो जा रहा है इस ए के शेयर को, ये जो शेयर ए का था, इस ए के शेयर को एक्चुअली बी और सी अपने में कैसे एक्वायर करेंगे कुछ लिखा नहीं है। तो इन दैट केस तुम्हें सिंपली अगर एनआर निकालना है तो इसी ए को रिमूव कर दो और जो बचेंगे बी सी, यहाँ कितना बचेगा 5 और 4। दिस इज योर एनआर। इतना इजीली मिला। जब इंफॉर्मेशन लैक होता है तो सिंपली उसी रिटायर्ड पार्टनर को रिमूव करो उस ओल्ड के पूरे प्रॉपर प्रपोर्शन में से, और रिमूव करने के बाद जो जो रह जाए, ए रिमूव किए तो बी सी बचा, यहाँ बचा 5, 4, दैट विल बी एनआर। एंड ऑल्सो बिकॉज इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वही हमारा क्या हो जाएगा जी आर। दैट इज नॉट जी आर, मैंने जी आर का है गेनिंग रेशियो। और ये भी ध्यान देना, ये तुमने गेनिंग रेशियो निकाला, डायरेक्टली निकाला है, इसको हम सॉल्व करके भी निकाल सकते थे। पता कैसे? तुम्हारे पास ओल्ड दिया है, तुमने न्यू निकाल लिया, अब बिकॉज इंफॉर्मेशन मिसिंग था तो तुमने एक बार में अज्यूम कर लिया कि हाँ हमारा वही जो एनआर आया है वो जीआर होगा इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है। इसको लिख लो अपनी जगह पे, एक जगह पे कि इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को लेकर कोई बातें अगर नहीं कहा है, इन दैट केस जो भी तुमने एनआर निकाला है सिंपली उस रिटायर्ड पार्टनर को रिमूव करके उसी को उसी वक्त तुमको जीआर कह देना है। और ये जीआर है ये हेल्प करता है उस रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल का शेयर देते वक्त। ये ध्यान देना, ये जीआर तुम जो निकाले हो वेस्ट नहीं है, यही जीआर वो रेशियो है जिस प्रपोर्शन में रिमेनिंग पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट देना होता है रिटायर्ड पार्टनर को। दोबारा कह रहे हैं, इसी जीआर में जो तुमने कहा गेन रेशियो, इसी जीआर के अकॉर्डिंग जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स थे, रिमेनिंग पार्टनर्स वो बेसिकली गुडविल का जो अमाउंट है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, उसको वो प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, गेनिंग रेशियो में ही रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल का प्रपोर्शन देते हैं। ठीक है, और ये कैसे निकाले हो, इन केस 1 के केस में जब रेशियो इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है तुमने सिंपली एनआर निकाला, उसी एनआर को 1 सेकंड में क्या बोल दिया जीआर भी। अच्छा, अभी इसको कैसे निकालना है वो भी सब बताते हैं लास्ट मोमेंट में। अगर हम इसकी बात करें सेकंड वाले केस में, कि मान लो इसी सेम क्वेश्चन में जहां हमारे पास ओल्ड रेशियो दिया था कितना ए बी सी का 6, 5 एंड 4, मान लो कि ए रिटायर नहीं हो रहा है, सेकंड पार्टनर बी को रिटायर कराने बोल रहा है, तो ठीक है तुम्हारा काम क्या है, फिर उस बी को रिमूव करो, तो जो बचेगा ए और सी का, यहाँ क्या बचेगा 6/4, जो कि अभी तो सिंप्लीफिएबल है ना, सॉल्व कर सकते हो। आयुष कितना आ गई सॉल्व करने पे, तो ये हमारा बन जाएगा एनआर और जीआर। आखिरी चीज, इफ सेम क्वेश्चन में ए बी के बजाय सी रिटायर किया होता है, तो तीनों एक साथ इतना एग्जाम में नहीं आएगा, कोई एक ही आएगा। तुम्हें तीनों पॉसिबिलिटीज दिखा रहे, कैसे निकालते हो डायरेक्टली, इन केस कोई एक मिसिंग होता है तो अगर मान लो अगेन उस ओल्ड रेशो में जिसका रेशो था ए बी और सी कितना था 6, 5, 4, तो इस बार अगर हम चाहें तो सी को रिमूव कर दें अगर, तो जो अब बचेगा ए बी का रेशियो कितना आएगा, सेम वही बात, ये हमारा हो जाएगा एनआर, ये हो जाएगा हमारा जीआर। केस 1 सबसे सिंपल होता है और ये बहुत हेल्पफुल है बड़े क्वेश्चन लगाते वक्त, तो ये बड़े क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन बहुत कम करता है, तो ये जो डायरेक्ट निकाले हो ये बहुत हेल्प करेगा हमारे लिए बड़े क्वेश्चन को लगवाते वक्त। तो ये प्रोसेस भूलना मत, सिंपली रिमूव करो, दैट्स इट। और जब रिमूव भी करना, यहाँ रिमूव किए तो 5, 4, यहाँ रिमूव किए 6, 5, बट जब यहाँ रिमूव करोगे बीच वाले पर्सन को, तो जो अगल बगल का है उसको उसी क्रम में लिखना,
देखो मैं ऐसे लिखा हो, अगर वो सिंप्लीफिएबल था तो काट के सॉल्व भी कर दो, इफ नॉट तो उतार दो एज इट इज। अच्छा एक आखिरी चीज़, अगर मान लीजिए कहें कि मेरे कहने पे ये जी आर ऐसे अज्यूम मत करो, डायरेक्टली मत मानो, सॉल्व करके चेक करो कि सॉल्व कर पाते हो हाँ ना, तो ये बताओ, थोड़ा याद दिलाओ मुझे। इसका फॉर्मूला क्या था, एस आर का सेक्रीफाइस हो चुका ओल्ड माइनस में, और सॉल्व करते वक्त अगर हमारा आंसर प्लस में आता है क्या बोलते बताओ, और माइनस में आएगा तो ये याद है। जी आर वाले पॉसिबल केस में इसका रिवर्स कर दो, अगर तुम्हें गेन रेशियो निकालना है तो जो फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू था उसे क्या कर दो, न्यू माइनस में, ये तो एक बात हो गया। और सॉल्व करने के बाद इस बार जब प्लस में आएगा तो उसको गेन कहोगे यहाँ वाले केस में, और माइनस में आएगा तो। अब जिसके मन में ये चले ऐसा क्यों इस बार रिवर्स हुआ और क्यों इस बार प्लस को गेन कहा जा रहा है। हमने बेसिक मैथ पढ़ा है, जब दो चीज़ माइनस करते हैं और अगर आंसर प्लस में आता है ये क्या हिंट करता है, प्लस। वो तो ठीक है, अगर दो चीज़ को माइनस कर रहे हो और माइनस करने पे आंसर प्लस में आ रहा है, दिस इंडिकेट कि जो नंबर लिखा था पहले वो बड़ा होगा और जो लिखा है उसके बाद में क्या होगा, छोटा। मान लो कि ये लिखा है 12, ये लिखा है 10, तो 12 माइनस 10 कितना होता है, +2। तो जब प्लस में आना होगा ये ऑलवेज श्योर है, +12 माइनस 10 +2 आएगा। और ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, +2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो जो नंबर था पहले वाले पोजीशन पे वो बड़ा होगा। तो मतलब जब एन आर माइनस ओ आर करते हो, न्यू माइनस ओल्ड करते हो और प्लस में आ रहा है, दिस इंडिकेट कि उस माइनस करते वक्त न्यू रेशियो बड़ा था ओल्ड से। अब सोच के देखो किसी पार्टनर का न्यू बड़ा हो गया है कंपेयर टू ओल्ड के, जो उसका पहले से था उससे ज्यादा न्यू हो चुका है, कब हुआ होगा, जितना उसका पहले से था ओल्ड उससे ज्यादा न्यू हो चुका है, ये कब हुआ होगा, जब वो एक्चुअली रिटायर्ड पार्टनर का शेयर अपने में क्या कर लिया होगा, गेन कर लिया होगा। तो इसीलिए प्लस कहा हुआ है। तो ये भी समझो इस तरह से, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो, बस याद रखो न्यू माइनस ओल्ड करना है और सॉल्व करने पे अगर प्लस में आए तो गेन, माइनस में आए सैक्रिफाइस। याद कैसे रखोगे, जो ऊपर याद करके एडमिशन चैप्टर से उसका रिवर्स अप्रोच है। चलो वेरीफाई करते हैं, इन तीन में से कोई एक पिकअप करो, किसका हमने जीआर सॉल्व किया जब प्रॉपर्ली, हम बस एक बताएंगे हम। हाँ इसी वाले का, तो अच्छी बात है, नीचे हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे सही। अगर तुम्हें इसका जीआर वेरीफाई करना है तो पहले लिखो फॉर्मूला क्या था जीआर का, न्यू माइनस ओल्ड, और माइनस करते वक्त प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया तो ये लिख के रखे रहो अभी, बिकॉज क्वेश्चन लगा रहे पहली बार तो याद करना है हम लोग को। गेन किसका चेक करते हैं, गेनिंग रेशियो किसका चेक करें, सबका चेक करें बैठ के भाई, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वही ना गेन किए होंगे भाई, जो जा रहा है वो बेचारा तो 100% सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना शेयर दे के जा रहा है। तो कभी भी रिटायर्ड पार्टनर का चेक मत करने बैठ जाना, किसे चेक करोगे, सिर्फ जो पार्टनर्स वहाँ पे रह गए मौजूद हैं। तुमने सी वाला कहा तो सॉल्व करने के लिए, तो इस सी वाले पार्ट में सी जा चुका है, तो कौन कौन रह गया है, तो मतलब हमें यहाँ पे बेसिकली अगर चेक करना है इस क्वेश्चन में कि इसका गेनिंग रेशियो कितना आएगा, तो तुम्हें गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा इसका, ए और बी का। पहले ए का निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस सॉरी न्यू माइनस ओल्ड ना, हमने सॉल्व किया है, देख के बताओ ए का यहाँ पे न्यू कितना है, तो 6 नंबर है ना, फ्रैक्शन कितना आएगा 6/11, और उसी ए का कितना ओल्ड है 6/15 आएगा, ये ना आएगा, इसका समझ लो बड़ा नंबर आएगा, 15 बन जाए 15, 5 1 कैरी 165 आ रहा है एलसीएम, इसको डिवाइड किए 15 आएगा, 15 6 90 होता है, चेक कर लो तो यहाँ चाहिए वेरीफाई कर लो मेरे साथ, ये किए 11 आएगा तो 66 आएगा, माइनस किए तुम्हारा ये आएगा 24/165, ये प्लस में आ रहा है विच इंडिकेट गेन तो किया है बट इतना आया। बी का चेक करो, बी का कितना पे हमारे पास है न्यू वाला 5/11, कितना इनका ओल्ड है 5/15, अगेन इसका ऐसे में उतना ही आएगा, ये आएगा तुम्हारा 15 तो 75। ये कैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, आई होप तुम लोग के लिए चैप्टर 3 हम लोग बहुत बार किए हैं, फ्रैक्शन को माइनस या प्लस करना, यहाँ वही कर रहे हैं एलसीएम लेके हम।
ये आएगा 11 तो 55 माइनस करो कितना आएगा 20 बोलो। अब ये जो तुमने सॉल्व किया पता है क्या आया जय देखो ध्यान से, जो हमने ये सॉल्व किया इसको हम बोलते हैं गेनिंग, नहीं शेयर कह लो या गेनिंग अमाउंट कह लो इन फ्रैक्शन फॉर्म। तुमने गेनिंग का प्रपोर्शन निकाला है, नॉट इन द रेशियो फॉर्म, सेपरेटली निकाला है। तुम्हें निकालना क्या था गेनिंग रेशियो, तो बस करो क्या उनके उसी गेनिंग प्रपोर्शन को लिखो रेशियो के स्ट्रक्चर में। कितना कितना है 24/165 इज टू 20/165, दोनों का बेस सेम ही है, कट गया कितना आया 24:20। ये सॉल्वेबल है, किसे कट रहा है ये 6 से, सॉरी 4 से, तो 6:5 आएगा। ये हमारा आ गया गेनिंग रेशियो। मैच करो, सेम है ऊपर, हाँ देखो सेम है, कहाँ गया ये रहा, सेम आया ना। तुम्हें ये सॉल्व हर बार नहीं करना है, ये मैंने से वेरीफाई करवाया है। और पता है वेरीफाई के ही नाम पे मैंने दिमाग लगाया, जो कि अच्छी बात तो नहीं थी। हम तुम्हें जानबूझ के वेरीफाई के नाम पे जो सिखाना केस 1 था, जहाँ पे सिंपल था केस 1 में जो जा रहा है उसको रिमूव करो, जो बच जाएगा वही रिमेनिंग पार्टनर्स का एनआर भी होगा और वही रिमेनिंग पार्टनर्स का जीआर भी होगा। बट मैंने पता क्या दिमाग लगाया जानबूझ के, तुमको वेरीफाई करने के नाम पे हाउ टू गेट जीआर इफ एनआर ओआर दोनों दिया हुआ है। दोबारा सुनो जैद, तुम्हारे पास अगर इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग तुम्हारे पास ओल्ड दिया हो और न्यू भी सो यहाँ था, तुम्हारे पास ओल्ड दिया हो और तुम्हारे पास न्यू भी दिया हो, तो हाउ टू गेट जीआर। यहाँ तो ठीक है आंसर सेम आया, ठीक है, बट क्या पता कोई सवाल ऐसा होता जहाँ पे एक रैंडम ओआर दिया हुआ है ओल्डर से हो, कोई रैंडम न्यू से दिया हुआ है, एक पार्टनर मिसिंग कर दिया है, तो जो मिसिंग है वो तो मान लो हटाओ, उसको हटाओ, जो पार्टनर रहेगा दोनों में कॉमन पार्टनर जो हैं तुम उनका जीआर निकाल रहे हो, तो इसी प्रोसेस के थ्रू निकालते हो। वहाँ पे कुछ आंसर अलग भी आ सकता था, यहाँ सेम क्यों आ रहा है, बिकॉज ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, केस 1 पे था। हम लोग अभी जो आज सीखे हैं इस पूरे टॉपिक्स में से, ये देखो जरा, सिर्फ इन दोनों सीखे अभी पहले केस पे, जो एकदम सिंपल केस होता है, जो इसके आगे का है वो भी सही सिंपल ही है, बस वहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस दे देगा कि भाई वो जा तो रहा है रिटायर पार्टनर, अब हो सकता है कि वो जो जा रहा है, मान लो यहाँ पे बी जा रहा है, बी का फेवरेट ए था, बी का फेवरेट ए था, तो बी ने क्या बोला हम जाएंगे ठीक है, बट हम अपने शेयर का ज्यादा पोर्शन ए को देंगे, कम पोर्शन सी को देंगे। किस तरह से उसने कह दिया कि भाई हम अपना शेयर 4:1 में देके जाएंगे, मतलब अपने शेयर का 80% ए को देंगे और 20% सी को देंगे, तो उसने कंडीशन लगा दिया। तो जो कंडीशनल तरीका होता है रिटायरमेंट के टाइम पे किसी रिटायर्ड पार्टनर का कि वो इस बिहाफ पे देके जाएगा, तो वो जो कंडीशन है वही तुम्हारा होता है जीआर, और फिर उसके अकॉर्डिंग एनआर तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है। जो यहाँ तुम बड़ा आसानी से काट दिए फटाक से आंसर आ जा रहा था इतना इजीली, ये केस 2 में नहीं होगा, उसमें लोग कल ढंग से काम करेंगे। ये पहला सवाल था, इस टाइप का सवाल तुम्हें जब जब दिखे क्वेश्चन में कहीं पे भी इसी तरह करो, डायरेक्टली करो, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा लेक्चर था ना। अब चैप्टर शुरुआत हुआ है अभी, और अभी इसी क्रम में धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेगा। आज पहला है, कल दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा, चलता रहेगा इस तरीके से। तुम्हारा काम, तुम लोग काम है अब बुक से क्वेश्चन जो जो पिकअप हम करा रहे फिर से उसको तुम भी लगाओ, प्रैक्टिस करो, और अब कॉन्टिन्यूसली सिंसियरली साथ चलना, ठीक है। चलो इसको उतार लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कल जब मिलेंगे इसको आगे प्रोसीड करेंगे केस 2 पे। टॉपिक हमारा कल वाइंड अप होगा ये वाला, कल और वैराइटीज लगवाएंगे इस टाइप का, बाकी फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते, धन्यवाद।